ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 23 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका PDF आप इस वेबसाइट पे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। प्लस अगर आप इसके पहले की वीडियोज देखना चाह रहे हैं पार्ट 23 के पहले की, तो उसके लिए जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप पीछे की भी वीडियो इकट्ठा देख पाएंगे। और अदर सब्जेक्ट का भी देखना है या तो आप सीधे हमारे चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI चैनल में, वहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास होम वीडियोज प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट जो हो गया आपका थ्योरी वगैरह, ठीक है, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी प्लेलिस्ट बनी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी का बना होगा, ड्राइंग का बना होगा, जो भी पढ़ना चाहेंगे आप वहाँ से आपको क्या होगा वीडियो इकट्ठे मिल जाएगी प्लेलिस्ट से, तो आप वहाँ आसानी से पढ़ पाएंगे। बाकी जो है अगर आप जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बेसिक से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अपना थ्योरी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ग्लोबल ITI। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ग्लोबल ITI, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें जो है आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियो देखेंगे आपके पास वह नोटबुक जरूर होनी चाहिए जिस पे आप फार्मूला नोट कर रहे थे। मैंने बोला था ना कि हर एक वीडियो देखते जाइए, उसके साथ में जो जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में आता जा रहा है उसको सीरियल से नोट करते जाइए। इससे फायदा होगा कि आपकी वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी आपके सारे फार्मूले आपको एक कॉपी पे मिल जाएंगे, वो भी वही फार्मूले मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अभी आपको इस वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए फार्मूले मिलेंगे आपको जो कि साइंस से रिलेटेड है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है व्हील एवं एक्सल, व्हील से मतलब पहिया से, एक्सल का मतलब धुरी से है, का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 व 75 mm है। देखिए इसका फार्मूला होता है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल के वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो VR से। मैंने बताया था VR मतलब क्या, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो VR से होता है वेलोसिटी रेशियो, उसी को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इस फार्मूले पे जो है हम रख करके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला ये कहाँ से आता है मैं थोड़ा सा बता दूं। व्हील एवं एक्सल का मतलब है, मान लीजिए यह कोई धुरी है, क्या है, धुरी है, एक्सल है। यहाँ इसको साइड में क्या बियरिंग वगैरह के द्वारा यहाँ पे इसका ब्लॉक वगैरह होगा जिससे इसको सपोर्ट प्रदान किया होगा ताकि एक्सल इस पर टिका रहे। दोनों साइड कुछ रहेगा, बियरिंग वगैरह के जो हमारे ब्लॉक वगैरह आते हैं तभी तो एक्सल इस पर टिका होगा। या एक्सल हो गया, धुरी हो गया। इस धुरी पे लगा हुआ है क्या, व्हील। क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है। ये हमारा व्हील हो गया, क्या हो गया, यह व्हील हो गया। और ये हो गया हमारा एक्सल, धुरी। एक्सल का मतलब धुरी, व्हील का मतलब पहिया, घिरनी टाइप का। अब इसी की बात करता है कि मान लीजिए जो हमारा व्हील है बड़ा है, व्हील है तो बड़ा है, तो भाई इसका रेडियस बड़ा होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी कह लीजिए ज़्यादा होगा ना इस व्हील का। इस व्हील की त्रिज्या की बात करें तो वही हम मान लेते हैं कैपिटल R। और ये जो एक्सल है, एक्सल की त्रिज्या भाई कम होगी, छोटा है तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो यहीं से हमारा आता है वेलोसिटी रेशियो बराबर कैपिटल R बटे स्मॉल r। कैपिटल R मतलब व्हील का त्रिज्या बटे एक्सल की त्रिज्या, यही चीज़ होती है। इस पर क्या होता है हमारा, इस व्हील पर रस्सी लपेटी गई होती है, इस व्हील पे रस्सी हमारी लपेटी गई होती है और इस रस्सी को हम खींचते हैं। तो इस रस्सी को जब खींचते हैं तो इस पे हम क्या लगाएंगे, जहाँ पे खींचेंगे बल लगाएंगे, तो इस पे हमारा लगता है प्रयास, P। क्या लगता है हमारा, प्रयास लगता है, P लगता है। जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं, जब इस रस्सी को खींचते हैं, जब इस रस्सी को खींचेंगे तो यह व्हील घूमेगा। जब व्हील घूमेगा तो यहाँ एक्सल पे हमारा यहाँ पर एक रस्सी हिंज की गई होती है और इस पर भी रस्सियाँ लपेटी गई होती हैं।
इस तरह से रस्सी लपेटी गई होती है और इस पर क्या होता है, इस पर होता है हमारा भार W जिसको हमें उठाना है। तो जब हम इस पे प्रयास लगाएंगे व्हील पे, जब हम रस्सी को खींचेंगे तो क्या होगा, जब बड़ा वाला पहिया चलेगा, जब बड़ा वाला व्हील घूमेगा तो ये छोटा वाला एक्सल भी इसी पे लगा, भाई एक्सल जो पहिया एक्सल पे ही तो लगा है तो एक्सल भी घूमेगा। और देखने वाली चीज़ है कि अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो एक्सल भी एक ही चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहिया इसी एक्सल पे फिक्स है ना, भले ही भले ही हमारा पहिया बड़ा है लेकिन फिक्स है एक्सल पे ही, तो पहिया जितना घूमेगा अगर एक चक्कर तो एक्सल उसी के साथ ही फिक्स है ना, तो ये भी एक ही चक्कर घूमेगा। तो जब हम यहाँ प्रयास लगाते हैं, इस पर रस्सी खींचते हैं तो इससे व्हील घूम जाता है, व्हील के घूमने की वजह से हमारा एक्सल घूम जाता है, दूरी घूमता है, दूरी पे यह रस्सी लपेटाने लगती है और यह क्या होता है, यह भार ऊपर को उठने लगता है। तो इस तरह हम भार को उठाते हैं व्हील और एक्सल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आप लोग को इलास्टिक रेशियो का फार्मूला बताया गया था। फार्मूला कहाँ से आया अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इलास्टिक रेशियो का फार्मूला बताया गया था, प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी, यही मैंने बताया था पहले। उसी को हमने मान लिया था कि यह प्रयास द्वारा चलित दूरी कैपिटल डी है और भार द्वारा चलित दूरी स्मॉल डी है। तो देखिए प्रयास द्वारा कितनी दूरी चली जा रही है, अगर यह व्हील एक चक्कर घूमता है, हम पहले प्रयास लगाएंगे इससे तो यह व्हील एक चक्कर घूमेगा तो कितनी दूरी चलेगा, तो इस पे जो रस्सी है वह कितनी दूरी चली, तो वह रस्सी इस व्हील के परिधि के बराबर दूरी चलेगी। और परिधि कितना होता है, परिधि का फार्मूला आप लोग जानते हैं 2πr होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयास द्वारा चलित दूरी 2πr, r मतलब त्रिज्या से है और इसका त्रिज्या हमने कैपिटल R माना हुआ है, व्हील का त्रिज्या हमने कैपिटल R माना था तो कैपिटल R हो गया बटे भार द्वारा चलित दूरी। भार क्या होगा, भार भी भाई जब यह एक चक्कर घूमेगा तो हमारा एक्सल भी एक ही चक्कर घूमेगा और इस रस्सी को वह अपने ऊपर लपेटेगा, किसके ऊपर, एक्सल के ऊपर, धुरी का। इसका मतलब धुरी का जो हमारा परिधि आएगा उतनी ही रस्सी अपने ऊपर लपेटेगी। इसका परिधि कितना होगा, तो उसका परिधि भी 2π, और चूंकि हमने परिधि का त्रिज्या स्मॉल r लिया हुआ है तो स्मॉल r हो जाएगा। अब यहाँ से 2π कट जाता है और हमारे पास आ जाता है r/r। तो ये फार्मूला यहाँ से आता है। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आ रहा है। मेन फार्मूला यही है, इलास्टिक रेशियो बराबर प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी। लेकिन इसके आकृति मशीन की वजह से फार्मूला चेंज हो जाएगा, पर में नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भी मैंने आपको बताया था, यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P, मतलब भार बटे प्रयास, या कह लीजिए कहीं कहीं पे आयास भी लिखा होता है, भार बटे प्रयास, या कह लीजिए उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास। जो हम बल लगा रहे हैं, जो प्रयास लगा रहे हैं, जो शक्ति लगा रहे हैं, वही P होता है। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर लीजिए। R क्या था, व्हील की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या था, एक्सल मतलब धुरी की त्रिज्या, एक्सल की त्रिज्या। क्वेश्चन में देख लीजिए, व्हील एवं एक्सल का वेगानुपात क्या होगा। व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 है। पहले क्या लिखा, व्हील, इसका मतलब पहला वाला व्हील का त्रिज्या होगा, दूसरी व्हील एवं एक्सल मतलब दूसरा वाला एक्सल की त्रिज्या, ये दोनों दी हुई है, बस इसी को रख लेंगे। व्हील की त्रिज्या 375, एक्सल की त्रिज्या 75, भाग दे लीजिए 75 पचे 5 पचे 25, 2 5 35 2 37, ठीक है, 75 पचे 375। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों त्रिज्या है, दोनों का मात्रक सेम होगा, इसीलिए मैंने बताया था इलास्टिक रेशियो हो चाहे आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो, दोनों का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम है। एक साधारण मशीन है जिसका वजन कितना है, 120 किलोग्राम है। उसे 60 केजी के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया और 15 मीटर तक की दूरी तय की। मशीन का वेगानुपात मालूम करो। देखिए वेगानुपात के लिए वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था। वजन वगैरह क्या दिया हुआ है उसके कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले फार्मूला देखना होगा। हमें ज़रूरत किसकी है, वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात बराबर क्या होगा, मैंने बताया आपको, प्रयास द्वारा, प्रयास का मतलब P होता है, द्वारा चलित दूरी
बटे भार द्वारा चलित दूरी। अब हमें यही चीज़ इसमें पहचानना कि कौन सा प्रयास द्वारा दूरी चला गया, कौन सा भार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक साधारण मशीन थी जिसका वजन 120 किलोग्राम था। यह तो वजन दिया है, मतलब क्या दिया, मशीन का वजन मतलब W दिया हुआ है। हम उसे क्या करते हैं, 60 kg के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। किसके द्वारा, 60 kg का उस पे बल लगाते हैं उस मशीन पर, तो 5 मीटर तक उठ जाती है। मशीन का वजन कितना था, 120 किलोग्राम, मतलब ये W है। हमने उस पर 60 kg का फोर्स लगाया उसे उठाने के लिए जो बल, जो फोर्स, जो शक्ति लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। तो हमने 60 kg का प्रयास लगाया तो क्या होता है, 60 kg के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। किसको उठाया, इस वजन को, W को उठाया ना। वही कह रहे हैं कि 120 किलोग्राम की मशीन थी, हमने 60 kg का फोर्स लगा के उसे 5 मीटर तक उठा दिया। तो भाई वजन को 5 मीटर तक उठाया, इसका मतलब 5 मीटर जो है वह क्या है, भार द्वारा चलित दूरी है। भाई भार जो 120 किलोग्राम था वो भार था, और जब हमने प्रयास लगाया तो 5 मीटर ऊपर तक उठ गया। तो जो 5 मीटर है क्या है, भार द्वारा चलित दूरी है। यही चीज हमें पहचानना था, भार द्वारा चलित दूरी कितना है, 5 है। आगे और 15 मीटर की दूरी तय की। 15 मीटर की दूरी कौन सा तय किया, जो 60 kg का हमने बल लगाया था। तो जो दूसरा वाला दे रखा है इसका मतलब यह क्या है, यह है आपका प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो वही हम रख देंगे, प्रयास द्वारा चलित दूरी कितना दे रखा है, 15 मीटर, भार द्वारा चलित दूरी 5 मीटर, 5 से 15, आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। वजन वगैरह क्या दिया है, इसीलिए दिया है, आप इससे पहचान पाओगे कि भाई 120 किलोग्राम वजन था, वो 5 मीटर तक उठा, इसका मतलब वजन 5 मीटर उठा तो भार द्वारा चली गई दूरी होगी। कितना दूरी तक उठा है, 5 मीटर तक उठा है, भार द्वारा चली गई दूरी। 60 kg का फोर्स लगाया था तो 15 मीटर तक की दूरी तय किया था उसको, जब हमने खींचा था तो वह क्या हो गया, प्रयास द्वारा चली गई दूरी हो गया। दोनों को रख दिया, आंसर आ गया। मेन फार्मूला वही है, सीधे रखेंगे आंसर। अगला है, साधारण स्क्रू जैक का इफिशियंसी क्या है जिसका वेग अनुपात 334.2 एवं मैकेनिकल एडवांटेज 220 है। देखिए इसका वेलोसिटी रेशियो नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, नहीं तो सीधे रखा वेग अनुपात। अगर वेलोसिटी रेशियो पूछता ना तो उसका अलग होता है, जो स्क्रू जैक होता है 2πr/p, ठीक है। ये फार्मूला, तो पी का मतलब पिच होता है, जो स्क्रू जैक होगा भाई, स्क्रू जो थ्रेड होगी उसकी पिच कितनी है, तो ऐसे वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो को फार्मूला पूछे या उस पर न्यूमेरिकल दिया होता तो इससे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीधे हमें दे रखा है वेलोसिटी रेशियो का मान दे रखा है, वेगानुपात मतलब वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब हमें यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज को यांत्रिक लाभ बोलते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 314.2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज 220 दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एफिशिएंसी, दक्षता। एफिशिएंसी का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। एफिशिएंसी को दक्षता बोलते हैं और दक्षता को ईटा के द्वारा दिखाते हैं ऐसे, दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये फार्मूला मैंने बताया था, दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, या आप कह सकते हैं आउटपुट बटे इनपुट, यह भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये नॉर्मल हो गया। अगर हमें नॉर्मल दक्षता निकालनी है, देखिए नॉर्मल ही है। अगर यही आंसर परसेंटेज में दिया होता ना, तो अगर हम दक्षता को जब परसेंटेज में निकालते तो इधर 100 का गुणा करना पड़ता। अगर दक्षता को परसेंटेज यहाँ लगा देते, परसेंटेज में निकालते तो हमें उधर 100 का गुणा करना पड़ता, लेकिन आंसर में परसेंटेज में नहीं दिया है तो हम नॉर्मल निकालेंगे। अगर परसेंटेज यहाँ नहीं होगा तो यहाँ 100 भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना आप लोग। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 220 है, बटे वेलोसिटी रेशियो कितना है, 314.2 है। 10 के ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 2200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3142। अब इनका आपस में भाग दे लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे भाग देंगे तो आपको आएगा 0.215, 2 30, 1 2 7 14, 2 1 1, 1100, 1500 1575, 1500 दवा में 1500 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 15 × 8 = 96, 9.5, ठीक है। ये लगभग आप भाग दे के देखिएगा, ये लगभग 7 बार जाएगा आपका।
और 0 0 करके ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 0.700 आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो आपका ऑप्शन थर्ड होगा 0.7 ये सही हो जाएगा। इसको आप अपने कैलकुलेटर में भाग दे के देख लेना, कुछ ऐसे ही आएगा। तो 0.7 यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है तो वो सही हो जाएगा। सब फार्मूला बेसिस है, बस फार्मूला आप रखेंगे, सीधे उनकी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके सामने। अगला है एक साधारण मशीन, ठीक है, एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है, एफिशिएंसी 75% है, यदि 25 kg का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करते तो स्पेस मिलेगा। सर यहाँ पे क्लिक करके उसको स्पेस वाली बटन दबा दीजिए, इंटर, बस ठीक है, उसको सेट कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारा, एक साधारण मशीन जिसका वेगानुपात क्या दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, वेगानुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 है, इफिशियंसी 75% है, इफिशियंसी को हम इससे दिखाते हैं ईटा से, एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 75% दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 25 kg का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है, कितना भार उठाया जा सकता है पूछ रहा है, कितना भार उठाया जा सकता है मतलब W का मान पूछ रहा है कि हम कितना वेट उठा सकते हैं। और यह जो है 25 किलोग्राम का बल लगा करके कितना वेट उठा सकते हैं, कितने का बल लगा करके 25 किलोग्राम। जो बल हम लगाते हैं, जो शक्ति हम लगाते हैं भार को उठाने के लिए, वह क्या कहलाता है, वह प्रयास कहलाता है, P कहलाता है। P इक्वल टू कितना, 25 किलोग्राम, मतलब 25 किलोग्राम का फोर्स लगा रहे हैं, 25 kg का बल लगाएंगे हम क्या करने के लिए, भार को उठाने के लिए। तो ये चीजें हमें दी हुई है, हमें निकालना क्या है, वही निकालना है W का मान कितना होगा। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो का मान है, दक्षता का मान है, और W निकालना है, P पता है। अभी हमने बात किया था एक फार्मूले का, दक्षता इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, ये चीज हमने बात। यहाँ देखिए दक्षता किस में दी हुई, परसेंटेज में दी हुई है। मैंने बोला था जब दक्षता परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ अगर आप परसेंटेज लगाएंगे तब यहाँ आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर दक्षता परसेंटेज में नहीं होती तब ना परसेंटेज लगता ना 100 का गुणा होता, फार्मूला नॉर्मल रहेगा। अगर दक्षता के साथ आप परसेंटेज लगाएंगे तो आपको फार्मूले में 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमें चाहिए क्या, W और P के रूप में चाहिए। तो आप जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने बात किया था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान P होता है, भार बटे प्रयास। इसका मतलब मैं मैकेनिकल एडवांटेज की जगह वो रख सकता हूँ। पहले इसको चेंज कर लेते, देखिए यहाँ पे इधर गुणा कर लीजिए, तो MA मैकेनिकल एडवांटेज इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये इधर 100 है, गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W/P लिख सकते हैं। तो W/P इंटू, इसको उधर भेज देते हैं चलिए, इंटू वेलोसिटी रेशियो, और यह क्या था 100 का गुणा था, इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखिए P का भी उधर भेज देते हैं, तो W इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इंटू VR वेलोसिटी रेशियो इंटू प्रयास बटे 100। ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब उसी में हम वैल्यू रख लेंगे, W बराबर क्या है, पहले इफिशियंसी कितना है, 75 है, 75 इंटू वेलोसिटी रेशियो 4 दे रखी है, 4 इंटू P का मतलब प्रयास कितना है, 25 kg है, 25 बट्टे नीचे क्या है आपका 100 रख लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या होगा, 25 चौको 100 और 4 एकम 4, W बराबर कितना आ गया, 75 kg। इसका मतलब 25 kg का प्रयास लगा करके 75 kg का भार उठा सकते हैं। तो ये पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड देखिए सही हो जाएगा। मेन फार्मूला यही है, दक्षता का फार्मूला याद रखिए क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। और दोनों का फार्मूला ये भी ध्यान रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास, और वेलोसिटी रेशियो बराबर प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी। बस ये पता है आपको, तो इसी में आप परिवर्तन करके जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लीवर
कि फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। लीवर का मतलब उत्तोलक से होता है, ठीक है, उत्तोलक एक प्रकार की छड़ होती है। तो वही पूछ रहा है कि लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। मैकेनिकल एडवांटेज वो तो आप जानते हैं, हमने देखा था। फलक्रम, एफर्ट, लोड, ये क्या चीज़ होता है तो मैं आपको बता दूं। उत्तोलक हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक सिंपल वाली बात करें तो जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसको आप ले सकते हैं तराजू, एग्जाम्पल के तौर पर जो तराजू होता है, तो तराजू का ऐसे बीच में क्या होता है, डंडी होती है हमारी, जिसको पकड़ते हैं और इधर एक साइड हमारा डब्लू रखा जाता है, मतलब लोड रखा जाता है, और एक साइड हमारा क्या होता है, जिधर हम बटखरा रखते हैं उठाने के लिए। मतलब अब इस भार को उठाने के लिए हम इधर क्या रखते हैं, बटखरा रखते हैं। तो वो जो हम रख रहे हैं ना, जो तो वो क्या हो गया, वही प्रयास हो कि कितना शक्ति हम लगा रहे हैं इस वजन को उठाने के लिए, जिसका मतलब इधर जो बटखरा रखते हैं उसे हम प्रयास कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। और बीच में यह डंडी जहाँ से घूमती है, जहाँ से वो अपने पॉइंट पे घूमता है, उसे आलम्ब या फलक्रम बोलते हैं। जिस पॉइंट पर यह घूमता है उसे क्या बोलते हैं, इसे हम एफ से दिखा सकते हैं, इसको आलम्ब बोलते हैं, आलम्ब या फिर फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। ये भार साइड वाली जो भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको भार भुजा बोलते हैं, क्योंकि भार वाली साइड है तो भार भुजा हो जाएगी, और इधर वाली जो है प्रयास के साइड है तो ये प्रयास भुजा हो जाएगी। भाई इधर प्रयास लगाया प्रयास भुजा, इधर भार लगाया भार भुजा। क्वेश्चन में पूछा था फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट, तो ये बीच वाला है ना जो फिक्स है और सपोर्ट प्रदान करता है, जिसपे वह इधर उधर घूम सकता है। इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर हमारा जो लीवर है वो इधर उधर घूम सकता है। तो जिस पॉइंट पे वो घूम सकता है वही फिक्स होता है, और इसको बोलते क्या है, आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 सेकेंड दे रखा है, आलम्ब या फलक्रम, ठीक है। और तीसरा में क्या, एफर्ट था। एफर्ट मतलब पी, प्रयास, प्रयास को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं या फिर प्रयास बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रयास दिख गया, लोड, लोड आपका यहाँ पे है, इसको लोड बोलते हैं। अगला है व्हील एवं एक्सल में 150 kg का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेगानुपात 2.5 हो एवं मशीन की इफिशियंसी 75% हो, ठीक है। कितना भार उठाना है, 150 kg का भार उठाना है, मतलब डब्लू का मान दे रखा है। सिंपल ही ये लग जाएगा, डब्लू का मान कितना दे रखा है, जो भार उठाना हमें 150 kg का उठाना है, ठीक है। 150 kg का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए, 150 kg का हमें भार उठाना है, उसके लिए कितना बल हमें लगाना पड़ेगा, कितना शक्ति लगाना पड़ेगा। तो जो बल या शक्ति लगाते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, प्रयास कहते हैं। मतलब ये पी पूछ रहा है, प्रयास पूछ रहा है कि कितना प्रयास चाहिए, कितना बल चाहिए, उसको उठाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। वेगानुपात दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2.5 और इफिशियंसी इज इक्वल टू 75%। सेम वही फार्मूला, इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। चूंकि इफिशियंसी परसेंटेज में है तो यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ 100 लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया और ये चीज़ें हो गई, हमें डब्ल्यू पी के रूप में बदलना है। और आप लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन पी। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यह इधर आ जाएगा तो आप कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटू 100 है, बराबर इसका इधर चला जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी आपके वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी इंटू 100 बराबर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे W का मान दिया, P का मान निकालना है, तो इसका मतलब मैं P को इधर लेके चला जाऊँ और इसको इधर भेज दूँ, तो आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू, यह जो बचा, ये P इधर चला गया तो ये बचा हुआ है W इंटू 100 अपान ये जो परसेंटेज था इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये फार्मूला भी इस बार हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, प्रयास इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W को मान दिया 150 kg इंटू 100 अपान परसेंटेज कितना है 75% है जो एफिशिएंसी है, इंटू वेलोसिटी रेशियो 2.5, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखिए क्या होगा, 25 से 75, 25 चौको 100 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 50 आ जाएगा। 2.5 से 50 को काटना चाहें तो 2.5 से काटेंगे, 2.5 दूना 5 होगा और एक 0 है तो यहाँ 0 पड़ जाएगा,
भाई 2.5 दूना 5 और 0 है, 0 बढ़ जाएगा, 20 बार में कट जाएगा 50। आपके पास क्या क्या हो गया, प्रयास इक्वल टू हो गया 20 × 4, 20 चौको 80 kg। ठीक है, मतलब 150 kg का भार उठाने के लिए हमें 80 kg का प्रयास लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड सही हो जाएगा। सब फार्मूले पे, बिल्कुल आसान है, बस फार्मूले पे रखिए, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है। देखिए अभी मैंने बनाया था, यहाँ बीच में जहाँ से वो घूमता है यही फलक्रम होता है, जिसे आलम बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, फलक्रम होता है, जहाँ से वो घूमता है। एक साइड हमारा क्या होता है, लोड लगा होता है W, और एक साइड हम लगाते हैं P मतलब प्रयास। तो मैंने बताया लोड है, हो गया लोड से लेकर के फलक्रम तक की जो दूरी है, लोड वाली साइड है, भार वाली साइड है। लोड मतलब क्या, भार, तो यह कहलाएगी भार भुजा। भार वाले साइड की फलक्रम से भार तक की दूरी भार भुजा कहलाएगी, और प्रयास वाले साइड की प्रयास भुजा कहलाएगी। ठीक है, देख लेते फलक्रम से लोड की दूरी के लिए, फलक्रम से लोड तक की भार तक की दूरी के लिए क्या कहते हैं, भार भुजा कहते हैं, या लोड आर्म कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, लोड मतलब भार, आर्म मतलब भुजा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा, लोड आर्म। एफर्ट आर्म कब होता, प्रयास भुजा को, प्रयास को एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट, और भुजा मतलब आर्म। तो जब अगर वही पूछा होता क्वेश्चन में कि फलक्रम से प्रयास भुजा तक की दूरी, तब हो जाता आपका एफर्ट आर्म। पावर आर्म ये भी वही चीज है, और एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास, जो वहां पे पी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, अभी हम जो पढ़ रहे थे लीवर, उत्तोलक। जो हमारा उत्तोलक होता है ना, वो 3 प्रकार का दरअसल होता है। कौन कौन सा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। हमारे पास 3 उत्तोलक होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से मैंने बताया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का। जो तराजू होता है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फलक्रम बीच में है और दोनों साइड भार और प्रयास है। जब फलक्रम, जिसका भी कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका फलक्रम बीच में हो, घूमने वाली भुजा, सॉरी घूमने वाला पॉइंट बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। इस चीज को जरा ध्यान देना आप लोग, मैं यहाँ पे जरा लिख भी देता हूँ। प्रथम प्रकार का उत्तोलक मतलब उसमें क्या होगा, जिसमें हमारा फलक्रम बीच में हो। प्रथम प्रकार का उत्तोलक कब कहेंगे, जब फलक्रम मतलब F फलक्रम बीच में हो, और एक साइड, किसी भी साइड, जरूरी नहीं है कि इधर बाहर हो या इधर बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फलक्रम बीच में है, बीच में क्या है, फलक्रम है, और एक साइड हमारा क्या हो, प्रयास हो, और एक साइड भार हो, W हो। तो प्रथम प्रकार का। द्वितीय प्रकार का क्या होगा, मतलब इधर किधर भी हो सकता है W इधर है, P इधर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फलक्रम बीच में होना चाहिए। फलक्रम बीच में है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कब कहेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जब हमारा बीच में W आ जाता है। W का मतलब भार, भार अगर बीच में आ जाए और एक साइड फलक्रम हो, F हो फलक्रम, और एक साइड प्रयास हो, कोई भी किधर भी हो सकता है, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। क्या हो, मेन बीच का ध्यान रखना। अगर बीच में फलक्रम है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, बीच में भार है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, और उसके बाद बात करें तृतीय प्रकार। तृतीय प्रकार में क्या होगा, इसमें जो होगा हमारा प्रयास बीच में आ जाएगा। देखो तीनों बारी बारी से आ रहे हैं, एक में फलक्रम आलम बिंदु बीच में आ रहा है, फलक्रम मतलब जहां जिस पॉइंट से वो घूमता है, एक में आलम बिंदु बीच में आ रहा है, द्वितीय वाले में भार बीच में आ रहा है। अब क्या बचा, अब प्रयास बचा हुआ है तीसरा। तो तृतीय वाले में क्या होगा, अब P बीच में आ जाएगा, P मतलब प्रयास, एफर्ट। जब प्रयास बीच में आ जाए और एक साइड हमारा फलक्रम हो
और एक साइड हमारा भार हो, मतलब W हो, तो जब प्रयास बीच में आएगा तो तृतीय प्रकार का। बस यही बीच वाला ध्यान रखना, बीच में फलक्रम है प्रथम, भार है द्वितीय, प्रयास है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का उदाहरण वही कहलाएगा जिसमें क्या होगा, फलक्रम बीच में होगा। तो देखते हैं, एक व्हील बैरो, व्हील बैरो को हम कह सकते हैं कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी कैसी होती है, तो आपने देखा होगा आदमी हाथ से ऐसे एक व्हील लगा होता है, एक आगे ऐसे व्हील लगा होता है और इस पे हमारी इस टाइप से बनी होती है, ठीक है। ये बीच में आपका, इसमें हम कूड़ा भर लेते हैं और आदमी यहाँ दो हाथ से ढकेलता हुआ लेके जाता है, तो ये होती है कूड़े वाली गाड़ी। आगे क्या है, पहिया लगा हुआ है और यहाँ बीच में क्या है, लोड है और आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, शक्ति लगा रहा है। जब यहाँ हाथों के द्वारा आदमी पकड़ के फोर्स लगा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आपका लग रहा है, पी लग रहा है, प्रयास लग रहा है। भार कहाँ रखा हुआ है, तो जो कूड़ा आप इकट्ठा कर रहे हैं ये आपका लोड हो गया, भार हो गया, वो यहाँ रखा हुआ है W। लास्ट में क्या है, यह व्हील है और इसमें हम लगा के यह ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इसमें यह ऊपर नीचे घूम सकता है, मतलब यह फलक्रम है, आलम बिंदु है, तभी तो यहाँ से घूम रहा है। जहाँ से पॉइंट टर्निंग होती है, जिस पॉइंट पे हमारा मशीन घूम सकता है वही हमारा फलक्रम होता है। तो ये हमारा फलक्रम हो गया, बीच में W भार हो गया और हम जहाँ से प्रेशर, जहाँ शक्ति लगा रहे थे, प्रयास हो गया। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें W बीच में आ रहा है। W किस में बीच में आता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसका मतलब जो एक व्हील बैरो या जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें W बीच में आ गया। इस तरह से समझिए, ठीक है। सीजर्स का एक पेयर, सीजर्स का मतलब कैंची से है, सीजर का मतलब क्या, कैंची। कैंची कैसे होती है, तो आपने देखा होगा इस टाइप से मान लीजिए, और यहाँ पे हम उंगली फंसा करके इसमें चलाते हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट होता है और यह इसके आगे कटिंग एज होती है, धार होती है। ऐसे ही तो कैंची होती है हमारी, इतना बढ़िया बना नहीं है, ठीक है, ये कैंची है। तो इसमें देखिए जहाँ से हम इसको चलाते हैं उंगली लगा करके, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं। आगे जिस पॉइंट पे काटता है, जब वहाँ किसी चीज़ को पकड़ेगा तो यहाँ पे एक तरह से लोड लग गया, भार लग गया भाई। इसमें जब कोई चीज़ आप पकड़ोगे तो वहाँ लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा, इसका मतलब इसमें W यहाँ पे है। जिस पॉइंट से वो घूम रहा है, कहाँ, यहाँ पे नट वगैरह के द्वारा लगा जुड़ा होता है और यहीं से क्या होता है, ये दोनों पार्ट आपस में घूमते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो आसानी से घूम सकता है वो हमारा F होता है, फलक्रम होता है। तो हम देख रहे हैं कैंची में फलक्रम बीच में है, प्रयास एक साइड है, W एक साइड है, और यही तो था प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम बीच में होना चाहिए और कैंची में फलक्रम हमारा बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो सीजर्स का एक पेयर है, यह फर्स्ट ऑर्डर लीवर मतलब प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। आगे भी देख लेते हैं, फायर टोंग। फायर टोंग का मतलब होता है चिमटा। क्या होता है, चिमटा, जिससे हम आग वगैरह में, भाई चूल्हे वगैरह में आग जलाते हैं तो चिमटी से पकड़ के निकालते हैं ना। चिमटा कैसे होता है, इस टाइप से होता है और यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना होता है। इस टाइप से चिमटा बना होता है ना। यहाँ से हम पकड़ते हैं आग को, तो हम प्रेशर कहाँ लगाते हैं, बीच में पकड़ते हैं और दबाते हैं इसको। यहाँ पे पकड़ करके इसको दबाते हैं और यहाँ आगे आग वगैरह जो भी पकड़नी होती है, फायर मतलब आग का मतलब है, तो आग की अंगीठी वगैरह आगे पकड़ते हैं। तो जहाँ पे आग की अंगीठी पकड़ेंगे यहाँ पे क्या लगेगा भाई, यहाँ पे लोड पड़ जाएगा, तो यहाँ पे W हो जाएगा। जहाँ आग की अंगीठी अगर आप आगे पकड़ते हो तो लोड आगे पड़ गया तो W हो गया। बीच में पकड़ करके हम दबाते हैं इसको, तो जहाँ पे हम बीच में पकड़ के दबा रहे हैं और शक्ति लगा रहे हैं वो प्रयास हो गया। और ये घूमता कहाँ से है, तो इसका ज्वाइंट यहाँ पीछे होता है, आगे तो ज्वाइंट है नहीं, इसी ज्वाइंट पे से क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो कहाँ घूम रहा है, इस ज्वाइंट पे घूम रहा है, इस ज्वाइंट पे। तो ये जो ज्वाइंट हो गया इसका, यह हो गया फलक्रम। तो इसमें देखिए फलक्रम यहाँ हो गया, W वहाँ बीच में क्या आ रहा है, बीच में P आ रहा है। इसका मतलब जो चिमटा होता है बीच में P किसका होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसका मतलब चिमटा किसका एग्जाम्पल है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। लाइम स्क्वीजर ले लीजिए। लाइम स्क्वीजर मतलब नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। आपने देखा होगा नींबू निचोड़ने की मशीन कैसे होती है, यहाँ पे ऐसे बना होता है, फिर यहाँ पे दोनों जुड़े होते हैं यहाँ पे पॉइंट के द्वारा, नीचे वाला हिस्सा भी ऐसे होता है और ऐसे लंबी डंडी। यहाँ पे नींबू रखते हैं, नींबू जहाँ रखेंगे भाई, नींबू रख के दबाएंगे, यहाँ नींबू रख रहे हैं, मतलब यहाँ हम क्या लोड दे रहे हैं, लोड पड़ रहा है।
यहाँ हाथ से दबाते हैं नींबू को गाड़ने के लिए, उसका रस निकालने के लिए। यहाँ दबा रहे हैं तो जहाँ दबाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रयास हो जाएगा, जहाँ शक्ति लगाएंगे वो प्रयास हो गया। और यह यहाँ पे जुड़ा होता है आगे वाले पैट में, देखते हैं ना ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, नींबू रख के ऐसे दबा देते हैं। कहाँ से घूम रहा है, इस पॉइंट से घूम रहा है, जहाँ से घूमेगा वह फलक्रम हो जाएगा। बीच में क्या है, डब्लू है, डब्लू बीच में रहता है तो क्या होता है हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। इसका मतलब यह नींबू निचोड़ने की जो मशीन है यह भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। तो यहाँ क्लियर हुआ होगा कि कौन सा उत्तोलक, सॉरी कौन सा जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, नाम दिए हुए, वो कौन से प्रकार का उत्तोलक है। तो जो मैंने तरीका बताया इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये नहीं रटोगे कि जो नींबू की मशीन होती है द्वितीय में आता है तृतीय में आता है, ये बस जानते रहे कि प्रथम वाले में फलक्रम बीच में, द्वितीय में डब्लू और तृतीय में प्रयास। फिर जो भी चीज़ दी हुई उसमें देख लीजिए कि कहाँ फलक्रम है कहाँ क्या है, तो आप रटोगे नहीं और भूलोगे नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि कुछ भी पूछे बस आप उसको समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, आप एकदम सही करके आओगे। ठीक है, अगला है द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। देखिए द्वितीय वाला पूछ लिया, कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस का मतलब होता है तराजू, और मैंने अभी आपको बताया था तराजू इस टाइप से होता है, बीच में डंडी होती है, इधर डब्लू होता है, इधर पी होता है, और यहाँ बीच में से ये घूमता है तो ये फलक्रम होता है। तो बीच में फलक्रम है, मतलब कॉमन बैलेंस का मतलब तराजू। और तराजू कौन सा एग्जाम्पल है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सीजर्स, सीजर्स का भी वही चीज़ था। सीजर्स ऐसी कैंची होती है, यहाँ पे इसी पे से घूमती है, यहाँ पे हम बल लगाते हैं तो पी हो गया, या फलक्रम हो गया, यहाँ डब्लू हो गया। तो यह भी क्या था, सीजर भी जो है, सीजर्स का मतलब कैंची, यह भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। बोतल ओपनर, बोतल ओपनर का मतलब बोतल खोलने वाला, जिससे आप देखते होंगे पेप्सी वगैरह का ढक्कन जो शीशे वाली होती है तो उसका खोल के नहीं देते हैं, तो बोतल ओपनर हो गया। तो उससे जो खोलते हैं वो इस टाइप से होता है ना, यह गोलाई में ऐसे बना होता है और इधर को ऐसे होता है। जब इससे खोलते हैं तो जब यहाँ पे बोतल आप लगाएंगे, बोतल का ढक्कन होगा, बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे उठाएंगे या दबाएंगे, तो यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया या पी हो गया। भाई इसको खोलने के लिए यहाँ पे हमने बल लगाया, तो जब बल लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे तो प्रयास होगा। और यहाँ पे क्या, बोतल के ढक्कन को हमने फंसाया तो यहाँ लोड बढ़ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यह वाला हिस्सा हमारा डब्लू हो गया, लोड हो गया। और घूमेगा कहाँ से भाई, तो लास्ट वाले सिरे से। जब इसको दबाएंगे तो यहाँ से घूम जाएगा एक तरह से, तो लास्ट वाला जो होता है यह क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है, एफ कहलाता है। तो अब देखिए बोतल ओपनर में क्या हो रहा है, डब्लू बीच में आ रहा है, ठीक है, और द्वितीय प्रकार में क्या है, डब्लू बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इसमें डब्लू बीच में आ रहा है, तो बोतल ओपनर जो हो गया हमारा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। पूछा भी था द्वितीय ऑर्डर लीवर, द्वितीय ऑर्डर में डब्लू बीच में होना चाहिए, और बोतल ओपनर में हम देख रहे हैं डब्लू बीच में आ रहा है। इसका मतलब बोतल ओपनर क्या है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। एक और दे रखा था नया चीज, ह्यूमन फोर आर्म। ह्यूमन फोर आर्म का मतलब होता है मनुष्य के हाथ की कोहनी, ठीक है, मनुष्य, ह्यूमन मतलब मनुष्य के हाथ की कोहनी, यह किस में आएगा। तो आप अपने आप देखिए, मनुष्य के हाथ की जो कोहनी है, यह कोहनी यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यह हो गया हमारा हाथ। ये मान लीजिए डस्टर मैंने यहाँ पकड़ लिया, जहाँ पे मैं डस्टर पकड़ूंगा ये क्या हो गया, हमारा लोड हो गया। जहाँ पे डस्टर मैंने पकड़ा तो भाई यहाँ पे लोड पड़ गया, तो लोड यहाँ आ गया। घूम कहाँ से रहा है, लास्ट वाले यहाँ से घूम रहा है, इस वाले पॉइंट से घूम रहा है ना, देखो यहाँ से घूम रहा है। तो यह पॉइंट जहाँ से घूम रहा है यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा फलक्रम। ताकत कहाँ लगी, तनाव कहाँ उत्पन्न हुआ, इस बीच में, मतलब बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, प्रयास हो गया। डब्लू पी और यहाँ जहाँ घुमा एफ, समझ रहे हैं। मनुष्य के हाथ की कोहनी इस टाइप से हो गया, या इसकी उंगलियां हो गई, इस पे हमने रख दिया था डस्टर, तो यहाँ काम कर गया लोड। और कोहनी जो होती है मनुष्य की, यहाँ से घूमती है, ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, तो जहाँ से घूम रहा था यह हो गया फलक्रम। और इस बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, प्रयास। तो हम देख रहे बीच में पी आ गया, तो इसका मतलब बीच में पी तृतीय प्रकार का, इसका मतलब मनुष्य के हाथ की कोहनी जो होती है वह तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, लास्ट है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना।
तृतीय ऑर्डर लीवर मतलब तीसरे प्रकार के उत्तोलक का कौन सा उदाहरण है? कॉमन बैलेंस मतलब तराजू, और मैंने कई बार बता चुका हूँ तराजू में फलक्रम बीच में आ रहा है तो ये प्रथम प्रकार का है। ठीक है। फॉरसेप्स है, फॉरसेप्स से मतलब होता है चिमटी से। किससे मतलब होता है? चिमटी। चिमटी मतलब अभी उधर फायर टांग तो चिमटा था, चिमटी का मतलब है जो हमारा चिकित्सालय में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? चिकित्सालय में, उसी को फॉरसेप्स बोलते हैं। कहाँ यूज होगा? चिकित्सालय में यूज होगा। चिमटी यूज होती है कोई चीज़ उठाने के लिए, धागे वगैरह पकड़ के खींचने के लिए जब टाके वगैरह लगाए जाते हैं, इस टाइप से चिमटी बनी होती है। कुछ लोग घरों पे कांटा वगैरह निकालने के लिए रखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे होगा और ये नुकीला वाला पॉइंट इसका आगे चला जाएगा, इस टाइप से बना होगा, ऐसे चिमटी होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ आगे पकड़ते हैं हम और यहाँ से घूमता है इस पॉइंट पे, और इस पे जो है हम धागा वगैरह कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो जहाँ पकड़ेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। यहाँ से घूमता है तो यहाँ फलक्रम हो जाएगा, और बीच में हम दबाते हैं। जैसे चिमटा था, चिमटा की आकृति क्या है? बस छोटा है, जो कि हमारा चिकित्सालय वगैरह में यूज किया जाता है कोई चीज़ पकड़ने के लिए, चिमटी टाइप का। तो सेम चिमटा वाली कहानी है। इसका फलक्रम लास्ट में, आगे डब्लू बाहर हो गया और बीच में जो हमने लगाया वो प्रयास हो गया। तो बीच में जब प्रयास होता है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। और पूछा भी था तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण? इसका मतलब जो फॉरसेप्स है जिसे चिमटी बोलते हैं, जो कि चिकित्सालय में यूज होता है, तो यह ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। बाकी सीजर्स का एक पेयर तो आपको मालूम, सीजर्स मतलब कैंची, कैंची भी प्रथम वर्ग का एग्जाम्पल है। लाइम स्क्वीजर, लाइम स्क्वीजर में हमारा डब्लू बीच में आता है, नींबू जहाँ रखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन, डब्लू बीच में आता है, डब्लू बीच में आएगा तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। तो इस तरह से आप बिना रटे अगर ये चीज़ बस याद रखेंगे कि किसमें कौन सा बीच में था, प्रथम वाले में क्या बीच में है, द्वितीय में क्या बीच में, तृतीय में क्या बीच में, साइड में क्या फर्क नहीं पड़ता। आपको मेन ध्यान रखना कि बीच में क्या है, तो आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल दे ले, आप सोच करके अपने आप बिल्कुल सही कर पाओगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी तो बिल्कुल अच्छे से आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहले का नहीं पता आपको आता था कि नहीं, लेकिन आज के बाद आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।